जी नमस्ते, मैं विक्रांत और काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि काउंसिल वीडियो ब्लॉग के जरिए उन सभी आर्थिक विषयों पर चर्चा करना चाहती है, बात करना चाहती है जो समझने और पढ़ने में तो बहुत पेचीदा होते हैं लेकिन लोगों से जुड़े हुए होते हैं। तो इसी क्रम में, उसी सीरीज में हम आज जीडीपी पर बात करना चाहते हैं कि ये जीडीपी क्या होती है, क्यों होती है, किसने बनाया है, किस तरीके से इसकी गणना की जाती है और इस जीडीपी में ऐसा क्या है कि पूरे आर्थिक विमर्श का यह केंद्र बन जाती है। तो आप सुनते होंगे कि फलाना देश की जीडीपी इतने दर से बढ़ गई, भारत की जीडीपी इतने दर से बढ़ गई। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है क्योंकि इसकी जीडीपी 6.8% से बढ़ रही है। तो ये जीडीपी ऐसी क्या पहेली है कि पूरे विश्व में आर्थिक रूप से वृद्धि दर नापने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैमाना बन जाता है, देशों के बीच में तुलना करने के लिए एक बड़ा आर्थिक पैमाना बन जाता है और खुद के देश में जब हमें यह तय करना होता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तो उसमें जीडीपी की वृद्धि दर एक बड़ी बात बन जाती है। तो इसी जीडीपी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि यह जीडीपी है क्या। तो ये जीडीपी पे चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि आईएमएफ ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की और आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से जब दुनिया वैश्विक मंदी की बात कर रही है तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो 6.8% की दर से बढ़ेगा, उसकी जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% होगी और यह पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसकी वृद्धि दर इतनी अधिक है। तो जीडीपी को लेकर फिर से एक तरफ से चर्चा चालू हो चुकी है। तो जब हम भारत की जीडीपी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यह जानना होगा कि भारत की कुल जीडीपी कितने की है। तो वर्तमान समय में भारत की कुल जीडीपी 273.08 लाख करोड़ रुपए की है। यह बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तो अभी काफी पीछे है। जैसे अगर हम अमेरिका से तुलना करें या चीन से तुलना करें तो हम अभी थोड़े से पीछे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7-8% के आसपास बनी रही तो शायद आने वाले 2030 तक भारत दुनिया के सिर्फ 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। तो ये जो 273 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी की बात है, ये आने वाले समय में 500 लाख करोड़ रुपए तक के आंकड़े तक पहुंच सकती है। तो हम इसी जीडीपी के इस पहलू को समझना चाहते हैं कि आखिर इस जीडीपी के उन तमाम पेचीदा पहलुओं में क्या शामिल है कि पूरी दुनिया इसको आर्थिक पैमाने के रूप में आर्थिक स्वास्थ्य नापने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इसी के क्रम में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जीडीपी की जो पूरी परिकल्पना है वो बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि यह बहुत हाल फिलहाल की आर्थिक घटना है। तो सन 1934 में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था साइमन स्मिथ कुजनेस और इन्होंने जीडीपी की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले जीडीपी पे काम किया और बताया कि जीडीपी एक आर्थिक पैमाना हो सकता है। फिर आगे चल के जब सन 1944 में ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ तो पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा कि जो हमारे आर्थिक वृद्धि को नापने का एक पैमाना होगा वो जीडीपी होगी और तभी से जीडीपी जो है प्रैक्टिस में आ गई। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हो, भारत की अर्थव्यवस्था हो, सभी ने इस चीज को जो है लागू कर दिया और जीडीपी के ही आधार पे मुल्क आपस में तय करते हैं कि कौन सा मुल्क वैश्विक स्तर पे आगे बढ़ रहा है, कोई मुल्क पिछले साल की तुलना में कितना साल आगे बढ़ा। तो जीडीपी इस तरीके से एक वो केंद्र बिंदु बन गई और इसी केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द में हमारी पूरी आर्थिक वृद्धि की कहानी चलती है। तो अब हम समझते हैं कि जीडीपी की परिभाषा क्या है, क्योंकि इसकी परिभाषा बड़ी तकनीकी आधारित है। जब आप जीडीपी की परिभाषा को पढ़ेंगे तो बड़ा सामान्य सा परिभाषा कहा जाता है कि एक वर्ष में किसी भी देश के सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है या जो भी वस्तु है, सेवा है, जिसका भी उत्पादन हो रहा है, उसका जो अंतिम मूल्य है अगर आप उसको जोड़ देते हैं तो वही जीडीपी कहलाती है। लेकिन अब समस्या यह है यहां पे कि एक अर्थशास्त्र पढ़ने वाला इंसान तो समझ जाएगा इस तकनीकी भाषा को पढ़ के कि जीडीपी क्या होती है, लेकिन अब इसमें पेचीदा पहलू समझिए कि जीडीपी कहती है कि सीमा के अंदर। अब ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है, ये देश की मुल्क की सीमा क्या है, क्योंकि वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था सिर्फ एक बाउंड्री के अंदर नहीं चल सकती है, यह वैश्विक गांव का सिद्धांत है। तो भारत का व्यापार अमेरिका से भी हो रहा है, अमेरिका का व्यापार भारत से भी हो रहा है, चीन जुड़ा है, जापान जुड़ा है, बांग्लादेश जुड़ा है, श्रीलंका जुड़ा है, नेपाल जुड़ा है। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो आपस में बहुत जुड़ी हुई है। तो जब हम जीडीपी में सीमा की बात करते हैं तो पहला सवाल उत्पन्न होता है कि ये सीमा क्या है। दूसरा है कि
अंतिम मूल्य क्या है। बार बार जीडीपी कहती है कि हम अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं, तो ये जीडीपी में ये अंतिम मूल्य क्या है, ये एक सवाल उत्पन्न कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आ जाती है जीडीपी की परिभाषा को समझने में कि जब ये कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, तो सबसे ज्यादा जो है परेशानी की बात यह है कि हम ये कैसे समझें कि कौन सी वस्तु और कौन सी सेवा जीडीपी की गणना में शामिल की जाएगी। तो इसलिए सब सुनते हैं कि जीडीपी क्या है, कैसे है, क्यों है, सब देख रहे हैं कि जीडीपी पे बहसें हो रही हैं। जीडीपी की वृद्धि दर घट जाए तो विपक्ष हमलावर हो जाता है, जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ जाए तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगती है। लेकिन जीडीपी का जो सामान्य मतलब है, जो सबको समझ में आना चाहिए, वो बड़ा कठिन है समझना। तो हम चाहते हैं कि आज इस वीडियो के जरिए आपको समझाया जाए। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो जीडीपी की जो पूरी कहानी है वो 4 स्तंभों पे टिकी हुई है, और इन्हीं 4 स्तंभ को अगर समझ लिया जाए तो हम पूरी जीडीपी की जो है घटना को समझ सकते हैं, और ये बहुत बेहतर समझ जाएंगे कि जीडीपी किसी मुल्क की कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है। तो जीडीपी का जो पहला आपका स्तंभ है वो है खपत। अब खपत को लेके एक तो वैश्विक परिकल्पना हम कर सकते हैं, बड़े स्तर पे हम आर्थिक परिदृश्य में देख सकते हैं, और अगर इसी खपत को हमें बहुत सामान्य भाषा में समझना हो तो आप अपने गांव, मोहल्ले, शहर का उदाहरण बनाकर भी समझ सकते हैं। तो जो जीडीपी का पहला स्तंभ है वो होता है खपत। अब खपत क्या है कि किसी मुल्क में जितने नागरिक रहते हैं वो कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं। अब उसमें उपभोग क्या है, तो जैसे आपने जो है अपने घर का राशन खरीद के लाया, किसी ने कुर्सी खरीद के लाई, किसी ने टेबल खरीदा, किसी ने कंप्यूटर खरीदा, किसी ने डेस्कटॉप खरीदा, कोई बाल कटवाने गया, कोई डॉक्टर की सेवा लेने गया, कोई स्कूल में दाखिला लेने गया, कोई कोचिंग में पढ़ने गया। तो ये सब उपभोग है, और जब इसी उपभोग का अंतिम मूल्य जोड़ देते हैं तो हमको देश की जीडीपी पता चल जाती है। जैसे आपके गांव में अगर 1000 लोग रहते हैं तो 1000 लोग अन्य अन्य मदों का उपभोग कर सकते हैं। कोई राशन का सामान आज खरीद के ला सकता है, कोई टेबल खरीद के लाएगा, कोई कुछ खरीद के लाएगा। और अगर आप उस गांव के 1000 लोगों के इस सिर्फ खपत को, इस सिर्फ उपभोग को जोड़ दें तो आपको जीडीपी का एक स्तंभ पता चल जाएगा। तो जीडीपी का एक स्तंभ होता है खपत। अब जो इसका दूसरा पहलू है वो है निवेश। अब निवेश को आप ऐसे समझिए, इसके लिए जरूरी है कि एक दिमाग में सवाल लाइए, और सवाल ये है कि आप देखते होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट समिट करा रही है, मध्य प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट समिट करा रही है, गुजरात सरकार इन्वेस्टमेंट समिट करा रही है। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो कहते हैं मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो जीडीपी में ये जो निवेश है ये इतना बड़ा कारक है कि सरकारों का भी पूरा फोकस इस पे होता है। अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विश्लेषक हैं वो भी कहते हैं कि अगर हम निवेश पे काम करें तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। तो हम इस निवेश को समझते हैं कि ये निवेश क्या होता है। तो अब निवेश को ऐसे समझिए कि जो भी नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, जो भी नया पुल बन रहा है, जो भी नई सड़क बन रही है, जो भी नया हाईवे बन रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, जो भी पूंजीगत खर्च आपको दिख रहा है, जहां एक कैपिटल का निर्माण हो रहा है, एक पूंजी बनाई जा रही है, एक विनिर्माण हो रहा है, वो सब आपके निवेश में आते हैं। और ये निवेश दोनों हिस्सों से चलता है। ये निजी निवेश भी हो सकता है, ये सरकारी निवेश भी हो सकता है। तो जैसे अगर आपको गांव के लेवल पे समझना हो तो आपके गांव में मान लीजिए कि मनरेगा से कोई चक्रोड बनाया जा रहा है, मनरेगा से किसी पोखरे की खुदाई हो रही है, गांव का सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है। तो ये सब निवेश का वो हिस्सा है जहां भविष्य में इसका फायदा मिलने वाला होता है और कुछ पूंजी का निर्माण किया जाता है। तो निवेश का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी निवेश बढ़ाया जाता है तो निवेश का असर दिखता है कि जब सरकार निवेश बढ़ाती है तो मान लीजिए सड़क बनानी है, तो सड़क बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जब लोग सड़क बनाने आएंगे तो उनको आपको कुछ ना कुछ पैसा देना होगा, तो उनकी आय होगी। और जब लोगों की आय होती है तो वो बाजार में जाते हैं, कुछ ना कुछ उनको उपभोग करना होता है, और जब वो बाजार में पैसा लेकर जाते हैं तो बाजार में मांग बढ़ जाती है। और मांग बढ़ने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि कंपनियों को उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, और उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को अपनी नई यूनिट बनानी पड़ेगी या नए सिरे से लोगों को लाना होगा। तो वो निवेश करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम 5000 बिस्किट का पैकेट बनाते थे, अब हमें 10,000 बनाना है, तो हमें अपने कंपनी का साइज बड़ा करना होगा, तो हमें निवेश करना होगा। तो हम देखिए फिर घूम के निवेश पे आ गए। तो ये एक साइकिल है जो अर्थव्यवस्था को चलाती है। ये निवेश से चालू होती है और वापिस निवेश पर ही आ जाती है। तो इसलिए जीडीपी का जो दूसरा घटक है निवेश, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
और यही कारण है कि जब संकट का समय आता है तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार को कैसे भी करके निवेश पे ध्यान देना होगा। तो वो सरकारी खर्च के जरिए भी निवेश किया जा सकता है, निजी क्षेत्र के जरिए भी निवेश किया जा सकता है, व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों के अपने निवेश हो सकते हैं। अब तीसरी जो जीडीपी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सरकार। अब सरकार को आप अर्थव्यवस्था से अलग नहीं रख सकते हैं। सरकार भी अर्थव्यवस्था की एक पार्टी है जो एक बहुत बड़ा खर्च करती है। तो जीडीपी की जो तीसरी गणना होती है वो सरकारी खर्च पे होती है। अब सरकार का खर्च समझिए, सरकार को किसी को वेतन देना है, सरकार के इतने कार्यालय हैं, सरकार को वहां की व्यवस्थाएं देखनी है, सरकार को प्रधानमंत्री अगर कहीं विदेश के दौरे पे जाते हैं तो उसका खर्च देखना है, देश के अंदर संसद चलाने का खर्च देखना है, आपके हमसे जुड़ी तमाम जरूरतों का खर्च देखना है। तो सरकार भी अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो उसके खर्च को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें जीडीपी का तीसरा कंपोनेंट मिल जाता है, तीसरा हिस्सा मिल जाता है। और अब बचता है हमारा चौथा हिस्सा जो आपको स्पष्ट करेगा कि सीमा का विवाद क्या है। तो हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि एक सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है उसका अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो आपस में जुड़ी हुई है और सभी मुल्क किसी ना किसी देश से कोई ना कोई व्यापार कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में सिर्फ घरेलू उत्पादन के आधार पर जीडीपी निकाली जा सकती है? नहीं। इसमें होता क्या है कि जो जीडीपी का चौथा स्तंभ है उसे कहते हैं शुद्ध निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट। अब इसमें जितना एक मुल्क सामान दूसरे देश को भेजता है और जितना सामान वो किसी दूसरे देश से मंगाता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वही जीडीपी का चौथा कंपोनेंट बन जाता है। और इस तरीके से हम एक वैश्विक स्तर पर एक अच्छी जीडीपी कैलकुलेट कर पाते हैं क्योंकि हमने इसमें विश्व व्यापार को भी शामिल कर लिया है और इस तरीके से हमारा जो है जीडीपी की गणना की जाती है। तो जीडीपी में हमें चार चीजों का ध्यान रखना है कि जीडीपी लोगों के उपभोग से बनती है, लोगों के कंजम्पशन से बनती है, जीडीपी निवेश से बनती है, इन्वेस्टमेंट से बनती है, जीडीपी सरकारी खर्चे से बनती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से बनती है, और जीडीपी शुद्ध निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट से बनती है। तो ये चार कंपोनेंट मिलकर जीडीपी को बनाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में भले ही जीडीपी आर्थिक मानक हो, आर्थिक पैमाना हो, लेकिन जीडीपी पे होने वाली बहसें भी बहुत गंभीर हैं। बहुत से सामाजिक अर्थशास्त्री जो मानव के नजरिए से अर्थशास्त्र को देखते हैं, जो समाज के समावेशी विकास के नजरिए से अर्थशास्त्र को देखते हैं, वो जीडीपी की गणना को मानते ही नहीं है। उनका यह कहना है कि जीडीपी में जो तमाम खामियां हैं वह मनुष्य के वास्तविक विकास को छिपा देती है और इसकी वजह से जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता है। तो अब जीडीपी की खामियां क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो जीडीपी की खामी यह है कि जीडीपी और जो मानव विकास का संबंध है वो बहुत विवादित है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी मुल्क की जीडीपी बढ़ गई तो उसका मानव विकास भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत गंभीर विमर्श का मुद्दा बन जाता है कि हम जीडीपी को कैसे समझें। अब जीडीपी की सबसे बड़ी कमी आप समझिए कि मैंने कहा कि उत्पादन का अंतिम मूल्य जो होगा वो जीडीपी कहलाएगा। अब भारत की सबसे बड़ी जो है त्रासदी को समझिए कि हमारे यहाँ घरों में महिलाएं काम करती हैं और ये वास्तविकता है। और वो महिलाएं कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रही हैं, कोई रोटी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भारत का एक बहुत बड़ा ये उत्पादन का जो क्षेत्र है जहां महिलाएं इंगेज हैं, ये किसी जीडीपी के नंबर में दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि जो मानव श्रम का जो वास्तविक मूल्यांकन है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी 273 लाख करोड़ की है और हम यह शामिल ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश की जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, जो खुद काम कर रही हैं, वो घरों में काम कर रही हैं, वो बहुत सी ऐसी चीजें करती हैं, उसका कोई मूल्य इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो जीडीपी का एक नकारात्मक पहलू तो यह है कि ये उन चीजों को शामिल नहीं करता है जो बाजार में दिखाई नहीं पड़ती हैं, बल्कि वास्तविक रूप से देखें तो उनका भी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहली खामी तो इसकी ये है। दूसरी खामी ये है कि ये मानव विकास को शामिल नहीं करता है और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं इसी बात पे। जब जीडीपी की बात हम करते हैं तो मान लीजिए कि वर्तमान समय में आईएमएफ कह रहा है कि भारत की वृद्धि दर 6.8% है और यह सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। लेकिन
आप उसी के समानांतर अब कुछ रिपोर्ट का जिक्र कर लीजिए। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है? ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि देश के 1% लोग देश के 40% संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। तो क्या यह माना जाए कि जीडीपी के तुलना में जो मुल्क दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला मुल्क है, वह आर्थिक असमानता के पैमाने पे इस तरीके से नीचे गिरा पड़ा है? वैसे ही भारत का जो मानव विकास इंडेक्स है, वो आप देखेंगे तो वो पूरे दुनिया में 132वें स्थान पे आता है। अभी हम दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो हमारी रैंकिंग 132 हो जाती है। हंगर इंडेक्स, विश्व भूख जो सूचकांक आता है, उसमें आप देखेंगे तो भारत 107वें स्थान पे है। यानी कि हम इतनी बड़ी आबादी को अपनी बड़ी आबादी को भोजन नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि जीडीपी में हम देखें तो हम दुनिया के नंबर 1 देश बन चुके हैं, और अगर हम जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं तो हम दुनिया के टॉप 100 देशों से बाहर हैं। वैसे ही फूड सिक्योरिटी, अब भारत कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा मुल्क है और दुनिया में एक बहुत मजबूत स्थिति रखता है, और भारत जितना उत्पादन करता है कृषि का, उतनी उसकी खपत भी नहीं है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो फूड सिक्योरिटी की बात है, जो खाद्य सुरक्षा का जो इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंकिंग 68 आती है। अब इस 68 रैंकिंग का मतलब यह है कि वह मुल्क जिसका जीडीपी में उसके कृषि का एक योगदान है, वह उत्पादन के मामले में इतना मजबूत है, लेकिन फिर भी उसकी फूड सिक्योरिटी में उसकी रैंकिंग 50 देशों से बाहर है। तो यह बताता है कि जो जीडीपी की गणना है वह बहुत से पहलुओं को छोड़ देती है, और इसीलिए वर्तमान अर्थशास्त्री इन तमाम इंडेक्स पे काम करते हैं। वो जीडीपी की जो गणना है उसको स्वीकारते नहीं। उनके हिसाब से जीडीपी समावेशी विकास का पैमाना नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जीडीपी पैमाना है, इसलिए है क्योंकि इसके कंट्रारी में आप देखेंगे तो एक और डिबेट चलती है कि अगर कोई मुल्क वृद्धि कर रहा है तो इसके 4 ही कंपोनेंट हैं। 4 कंपोनेंट क्या हैं? कि हम उपभोग करते हैं, निवेश होता है, सरकारी खर्च होता है, और जो है निर्यात होता है। अब बाकी अर्थशास्त्रियों का तर्क यह है कि अगर हम कह रहे हैं कि जीडीपी 10% की दर से बढ़ी, तो आप समझिए कि इन्हीं 4 कंपोनेंट में से कोई एक हिस्सा बढ़ा होगा। अब मान लीजिए कि कंजम्पशन बढ़ गया, तो कंजम्पशन बढ़ने का आशय तो सिंपल सा ये होता है ना कि लोगों की आय बढ़ी, इसलिए लोगों ने अपना उपभोग बढ़ा दिया। चलिए मान लीजिए निवेश बढ़ गया, तो अगर निवेश बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गई, तो निवेश बढ़ने से आप जानते हैं कि निवेश से आय होता है, आय से मांग होती है, मांग से रोजगार होता है, और रोजगार की वजह से फिर निवेश हो जाता है। तो ये भी पैमाना है। अगर हम कहें सरकारी खर्च बढ़ गया, तो किस पे बढ़ा? सरकार किस पे खर्च करती है? अपनी जनता पे खर्च करती है। बड़े बड़े जो है मदों में पैसा लगाती है, पुल निर्माण करती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, रेलगाड़ी चलाती है। तो ये भी तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से लोगों को ही प्रभावित कर रहा है। निर्यात बढ़ गया। अब भाई कोई भी देश अगर व्यापार करेगा और उसका निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो उसको पैसा मिलेगा, तो फिर तो वही बात है कि देश की वृद्धि हो गई। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान समय में ये बात हम स्वीकार भी सकते हैं कि समावेशी विकास को जीडीपी न दिखाते हो, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि जीडीपी अभी भी एक मात्र आर्थिक पैमाना है जो दुनिया में तमाम अर्थव्यवस्थाओं के बीच में आर्थिक तुलना का काम करता है। किसी मुल्क को बताता है कि पिछली बार की तुलना में उसकी आर्थिक वृद्धि दर कैसी रही है, और इसलिए एक सिरे से हम जीडीपी को नकार भी नहीं सकते हैं, और हां, उसकी खामियों पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी काउंसिल के वीडियो ब्लॉग के लिए हमारी जीडीपी पर रिपोर्ट थी, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे वीडियोस से अर्थव्यवस्था के तमाम उन पेचीदा पहलुओं को सीखने का काम करेंगे। और जो हमारे काउंसिल का मूल उद्देश्य है कि हम जो अर्थव्यवस्था से जो जुड़े लोग हैं, जो इसको सबसे अधिक प्रभावित करते हैं और इससे प्रभावित होते हैं, अगर वह इसी को नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारी काउंसिल भी इसी उद्देश्य से काम करती है कि जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजें हैं, बाजार से जुड़ी चीजें हैं, वित्त से जुड़ी चीजें हैं, बैंक से जुड़ी चीजें हैं, इंश्योरेंस से जुड़ी चीजें हैं, वो हम अपने लोगों के बीच में ले जाएं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारी ये संस्था काम कर रही है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करिए, और हम चाहते हैं कि हमारा आपका साथ ये बना रहे। हम ऐसे ही अन्य आर्थिक विषयों पर, वित्त के विषयों पर, आपसे जुड़े तमाम विषयों पर ऐसी रिपोर्ट करते रहें, और हमारा और आपका ये ज्ञान लेने और देने का क्रम चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।